हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जोड़ों की सबसे लंबी चलने वाली बीमारी जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो घर के हम काम करते हैं, इवन हम अपने लिए कुछ काम करते हैं, कंघी करना या फिर उठ के वॉशरूम तक जाना ही जब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसी बीमारी जिसकी चिकित्सा भी दुर्निवार्य होती है, मतलब बहुत मुश्किल से उसका ट्रीटमेंट होता है एंड उसका क्योर भी नहीं होता। ऐसी बीमारी जो पेशेंट्स को 10 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा कई बार लाइफ टाइम झेलनी पड़ती है और तब भी वो दवाइयाँ लेने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होते। मैं बात कर रही हूँ आम बात यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की। आज इस एपिसोड में हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे एंड ये कैसे होता है, ये होता क्या है, इसके क्या कारण हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस बीमारी में जितनी जल्दी पता चल जाए कि हमें इस प्रॉब्लम से हम लोग मतलब गुजर रहे हैं, हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उतना ही अच्छा है। हम उतनी ही जल्दी इसकी चिकित्सा करवा सकते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उतनी ही जल्दी इसमें क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, हम वो अपना के अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये कौन सी एज में होता है, क्या कारण होते हैं, क्या इसमें पैथोलॉजी होती है, मतलब शरीर के अंदर ये बीमारी कैसे पनपती है, कितनी देर में पनपती है, इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसमें कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए एंड इसमें डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, इसका लाइफस्टाइल इसमें क्या होना चाहिए। हम 4 चीज़ों की इसमें बात करेंगे: आहार, विहार, आचार एंड विचार। मतलब आहार कहने का मतलब हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा विचार, इमोशनल लेवल क्या होना चाहिए एंड हमारा आचार, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए एंड हमारा विहार, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। एंड लास्ट में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की एंड पंचकर्मा मैनेजमेंट की। आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो हम अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं एंड उनसे परामर्श कर सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं तो आप जो मैं इस वीडियो में डाइट एंड लाइफस्टाइल बताऊंगी, आपको वो ज़रूर फॉलो करना है। बहुत सारे केसेस को स्टडी करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड मैंने देखा है कि केवल 3 मंथ्स में ओनली डाइट एंड लाइफस्टाइल को फॉलो करके एक अच्छा एटीट्यूड अपनाकर और एक अच्छा इमोशनल लेवल डेवलप करके लोगों ने कैसे अपनी इस क्रॉनिक बीमारी को ठीक किया है। क्रॉनिक मतलब कि जो बहुत पुरानी हो, वर्षों पुरानी बीमारी, जो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे थे, सिर्फ डाइट एंड लाइफस्टाइल अपनाने के बाद कैसे उन्होंने अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाया है। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बट मुझे वो अच्छे लगे, लेकिन उसमें कहने का मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इस वीडियो में एक पूरी इन्फॉर्मेशन जो गठिया के मरीज़ को मिलनी चाहिए और कैसे वो ये इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी बीमारी को दूर कर सकता है, मैं वो सारा कुछ बताऊंगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, जिसे हम आयुर्वेद में आम बात कहते हैं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो इम्यूनिटी है बाय मिस्टेक ही हमारे बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को डैमेज करने लगती है और ये बीमारी को उत्पन्न करती है। इसके कारणों में कई कारण आ जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस है। एज फैक्टर में अगर हम देखें तो यंग एडल्ट वुमेन मतलब फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है ये बीमारी। स्मोकिंग एंड ओबेसिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सपोजर एंड जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। यदि आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी रही है गठिया की, तो हो सकता है कि आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो इसीलिए इसमें जो हम डाइट एंड लाइफस्टाइल बताएंगे वो आप ज़रूर फॉलो करिए। आयुर्वेद में जो इसके कारण बताए हैं वो कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मतलब कि आयुर्वेद में देखिए, विरुद्ध आहार जो है 18 प्रकार के बताए हैं। विरुद्ध आहार मतलब कि एक ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी को साथ में नहीं है, हमारी बॉडी को एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस डाइट को, उस खाने को खाते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं।
हमारी जो जठर अग्नि होती है मतलब डाइजेस्टिव फायर होती है वो मंद मतलब स्लो होने लगती है, और अग्नि जो है वो ठीक से आहार को पचा नहीं पाती है। एंड इसी के कारण जो है आम की उत्पत्ति होती है। आम मतलब कि जो हमने खाना खाया है अग्नि उसको पचा नहीं पाएगी, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अपक्व आहार वो उत्पन्न होगा, जिसे हम आम कहते हैं। एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि एक मेन रीज़न है ऑटो इम्यून डिजीज़ को उत्पन्न करने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो विरुद्ध आहार होता है ये 18 प्रकार का होता है, एंड इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसा कि आयुर्वेद में बताया है, देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार का मतलब होता है कि जैसे हम कोई ऐसे ठंडे देश में रह रहे हैं जिसमें ठंड ज़्यादा पड़ती है, और हम वहाँ पे ठंडे आहार, ठंडी तहसीर वाले चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या फिर हम ह्यूमिड देश में जहाँ पे ह्यूमिडिटी नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पे हम चिकनाई युक्त जो है चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। मौसम की दृष्टि से विरुद्ध आहार में आ जाता है कि जैसे जाड़ों में ठंडी और रूखी चीज़ें खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। पाचन अग्नि की दृष्टि से विरुद्ध आहार होता है कि जैसे अग्नि मंद होती है जिसकी, जो थोड़े से भी आहार को, हल्के फुल्के खाने को भी पचा नहीं पाती। ऐसे मंद अग्नि वाले व्यक्ति को भारी चिकनाई युक्त ठंडे मधुर रस वाले और मिठास युक्त भोजन का सेवन अगर उसने कर लिया तो वो पाचक अग्नि की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है। मात्रा की दृष्टि से विरुद्ध आहार जैसे कि शहद और घी का हम समान मात्रा में जब सेवन करते हैं तो वो हमारी बॉडी में विष के समान मतलब पॉइज़न की जैसे इफ़ेक्ट देता है, इतना हार्मफुल हो जाता है। परंतु यदि यही दोनों चीज़ें, ठीक है, शहद और घी अलग अलग मात्रा में सेवन करते हैं तो अमृत के समान माना जाता है। दोष की दृष्टि से विरुद्ध आहार की, जैसे कोई व्यक्ति है जो वात दोष प्रकृति वाला हो, ठीक है, अगर वो वात बढ़ाने वाले पदार्थ का सेवन करता है, या फिर कफ प्रकृति वाला जो व्यक्ति है कफ वर्धक पदार्थों का, मतलब कफ वर्धक पदार्थ जैसे कि जो बहुत ज़्यादा हैवी हो, बहुत ज़्यादा जिसमें चिकनाई हो, ठीक है, ऐसे पदार्थों का सेवन कर रहा है, और वात प्रकृति मतलब रूखे सूखे आहार का सेवन कर रहा है, तो वो दोषों की दृष्टि से विरुद्ध माना जाएगा। एंड संस्कार या पाक की दृष्टि से मतलब जैसे खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, इनको तांबे या पीतल के बर्तन में कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। यदि आप खाएंगे तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली भी अप्लाई करके देखा है। जब हम हॉस्टल में होते थे तो एक दिन तांबे के जो ये होती हैं कॉपर वेसल्स, इसमें पानी हमने रखा हुआ था, ठीक है, उसी पानी में हमने नींबू पानी बनाकर पी लिया था। तो उसके बाद जो चक्कर और वॉमिटिंग्स हुई, तो उसके बाद हमें अच्छे से प्रैक्टिकली याद आ गया था कि कभी भी तांबे या पीतल के बर्तन में खट्टे पदार्थों को नहीं पकाना चाहिए। तो संस्कार या पाक की दृष्टि से विरुद्ध आहार में आ जाता है कि जो फूड की प्रोसेसिंग होती है वो जब ठीक नहीं होती है तो वो चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं। इसमें ये भी होगा कि जो हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो ओवर कुक्ड फूड जो है वो उसमें न्यूट्रिशंस, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो ऐसा आहार होता है इससे केवल हमारा पेट भरता है, लेकिन हमें इससे न्यूट्रिशन या कुछ विटामिन मिनरल्स कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में वैसे ही वीकनेस आने लगती है। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड है इसमें ओवर कुक्ड फूड आ जाता है, या फिर ऐसे फूड आ जाते हैं जो डब्बे वाले टिन पैक्ड फूड होते हैं, ठीक है। तो ये संस्कार या पाक की दृष्टि से विरुद्ध आहार होते हैं, जिसमें ओवर प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा फूड को पकाएंगे प्रेशर कुकर में, जैसे फूड को हम दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाकी अगर जैसे फॉर एग्जांपल सब्जियां जो हैं प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो सारे न्यूट्रिशंस जो हैं ओवर कुक्ड होकर जल जाते हैं, ठीक है, नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो फूड हमारे कोई भी काम का नहीं रह पाता। ये आ जाता है संस्कार या पाक की दृष्टि से विरुद्ध आहार। एंड वीर्य की दृष्टि से विरुद्ध आहार का मतलब क्या होता है कि जैसे शीत वीर्य को उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ खाना। कहने का मतलब कि जो ठंडी तहसीर की चीज़ें हैं और गर्म तहसीर की चीज़ें हैं उनको एक साथ खाना। जैसे शीत वीर्य संतरा, मौसम्मी, अनानास यानी कि पाइनएप्पल आदि को दही या लस्सी के साथ सेवन करना। पाचन के आधार पर
कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से वे सख्त मल का त्याग करते हैं, हार्ड स्टूल पास करते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहते हैं और उन्हें मल का त्याग करने में कठिनाई होती है। ऐसे लोगों को कब्ज बढ़ाने वाले, वात और कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं जिन्हें मल त्याग करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है, जिनके मल विसर्जन की क्रिया द्रव्य रूप में होती है, मतलब जैसे जिनका मृदु कोष्ठ होता है कह सकते हैं, जिनको दूध पीने के बाद भी लूज मोशन हो जाते हैं, उन्हें जो रेचक द्रव्य होते हैं, ठीक है, रेचक द्रव्य जो लेक्सेटिव्स होते हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पाचन के आधार पर जिसको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उनको कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एंड जिसको जल्दी लूज मोशंस हो जाते हैं, मृदु कोष्ठ है जिनका, तो उनको रेचक और सर द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे उनको लूज मोशन और ज़्यादा हो जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर कई लोग कहते हैं कि दूध में कैस्टर ऑयल डालकर वो सेवन करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का ये सेवन इनको नहीं करना चाहिए। शारीरिक अवस्था की दृष्टि से विरुद्ध आहार क्या होता है? जैसे अधिक चर्बी वाले अर्थात मोटे व्यक्ति जो होते हैं, ये अगर मक्खन, तेल, चिकनाई युक्त पदार्थ, घी, इनका सेवन करते हैं, या फिर कमज़ोर मनुष्य द्वारा, कोई कमज़ोर है, ठीक है, अंडरवेट है, वो रूक्ष और लघु हल्के भोजन का सेवन करता है, तो इस शारीरिक अवस्था की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है। और निषेध की दृष्टि से, देखिए निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार क्या होता है? कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के बाद उनके कुप्रभाव से बचने के लिए किसी अन्य विशेष पदार्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद किसी पदार्थ का सेवन एकदम से नहीं भी करना चाहिए। इस नियम का जो उल्लंघन करता है उसको निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घी के बाद ठंडे जल का सेवन जो है नहीं करना चाहिए, जबकि घी के बाद गर्म जल या गर्म तेल लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं लेंगे तो फिर वो निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाएगा। गेहूँ या जौ से बने गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी पीना, ठीक है, और भोजन के पश्चात व्यायाम करना, ये सब निषेध की दृष्टि से विरुद्ध आहार माना जाता है। तो इन शॉर्ट घी के बाद जो है गर्म चीज़ें, गर्म जल ले सकते हैं, ठंडा जल लेंगे तो आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। गेहूँ या जौ से बने गर्म भोजन के बाद ठंडा पानी जो है नहीं पीना चाहिए, भोजन के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो ये नियम होते हैं जो हमें कुछ फॉलो करने होते हैं लाइफ में, ताकि हमें ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है ना हो। संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार में क्या आता है? जैसे कुछ पदार्थ को एक साथ या आपस में मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार है, मतलब कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम सेवन करते हैं। जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना, दूध के साथ तरबूज या खरबूजा खाना, दूध के साथ लवण युक्त पदार्थों का सेवन करना। ठीक है, संयोग की दृष्टि से मैंने आपको बताया, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल इसमें बता देती हूँ। जैसे दूध के साथ नमक का सेवन करना, इससे स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। चाय के साथ रोटी का सेवन करना, एंड खिचड़ी के साथ दूध का सेवन करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ दूध का सेवन करना, या नॉन वेज के साथ दूध का सेवन करना, मूली के साथ दूध का सेवन करना, एंड लहसुन के साथ दूध का सेवन करना, दही के साथ दूध का सेवन करना, या खीर के साथ दूध का सेवन करना, ये सब संयोग विरुद्ध आहार में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे दूध के साथ मैंने आपको बता दिया, एंड दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ, गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा आदि, और खीर के साथ कटहल जो होता है फल वो, और खटाई, ठीक है, यानी कि दही, नींबू, सत्तू, शराब आदि का सेवन करना, एंड शहद के साथ, शहद और घी का जो कॉम्बिनेशन होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समान मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज़्यादा गर्म जल, ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई हैं ये शहद के साथ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, शहद को गर्म करके सेवन करना भी हानिकारक माना गया है। ठंडे जल के साथ घी, तेल, गर्म दूध या गर्म पदार्थ, तरबूज, ये सब नहीं लेने चाहिए। एंड खरबूजे के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली,
ठीक है, इनके पत्ते हो गए, पानी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तरबूज के साथ ठंडा पानी, पुदीना आदि विरुद्ध हैं। ठीक है, चावल के साथ सिरका ना खाएं। नमक अधिक मात्रा में अधिक समय तक खाना हानिकारक होता है। उड़द की दाल के साथ मूली नहीं खानी चाहिए। ऑलवेज़ हम खाते ही हैं और खा खा के हमने उसको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है, साथ में बना लिया है। लेकिन जो चीज़ कॉम्बिनेशन जो है नहीं सेवन करना चाहिए, तो उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, केले के साथ मट्ठा पीना, मतलब कि जो मट्ठा होता है, तक्र होती है, छाछ होती है, वो केले के साथ नहीं लेनी चाहिए। एंड घी जो होता है कांसे के बर्तन में 10 दिन या 10 दिन से अधिक समय तक रखा हुआ घी जो होता है विषैला हो जाता है। ठीक है, दूध, सूरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर खाना विरुद्ध आहार है, इसे परहेज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, कारण होते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। एंड कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसमें से गठिया भी है, उसको उत्पन्न करने में ये सहायक होते हैं। एंड और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्निग्ध भोजन के साथ स्निग्ध भोजन किया, फ्राइड फूड खाया, हैवी फूड खाया, तो उसके बाद आपने व्यायाम कर लिया, दैट कम्स अंडर विरुद्ध चेष्टा। ठीक है, और मन के वेग जो हैं वो अगर हमने धारण कर लिए, जैसे कि हमारे मन के वेग जो होते हैं, देखिए आयुर्वेद में जो है कुछ वेग जो होते हैं धारण करने चाहिए, कुछ वेग जो होते हैं धारण नहीं करने चाहिए। ठीक है, कुछ वेग जो हैं जैसे कि मल मूत्र पुरीश, ठीक है, इनको धारण नहीं करना चाहिए। अगर यूरिन की अर्ज है आपको, तो यूरिन पास कर लेना चाहिए। अगर स्टूल पास करना है तो स्टूल पास करना चाहिए, उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। ऐसे रोगी को आयुर्वेद ने सदा आतुरी, यानी कि हमेशा जो कोई ना कोई बीमारी जिनको रहती है, हमेशा जो डिजीज्ड रहते हैं, उनकी कैटेगरी के अंडर रखा है, जो वेगों को धारण करते हैं। 13 तरीके के वेग हैं जो आचार्य चरक ने चरक संहिता में बताए हैं, जिनको धारण नहीं करना चाहिए। जैसे कि मल हो गया, मूत्र हो गया, पुरीश हो गया, पिपासा यानी कि प्यास, अगर प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। तो ये सब वेग होते हैं जो धारण नहीं करने चाहिए। एंड इसमें श्लोक भी बताया है, ना वेगान धार्ये द्वीम आजातात मूत्र पुरुषो। ठीक है, एंड एक और वेग होते हैं जो मन के वेग होते हैं। ठीक है, उनको धारण करना चाहिए, जैसे कि लोभ, शोक, भय, क्रोध हम आवेगान विधार्येत। ठीक है, लालसा हो गई, शोक हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, ये सब वेग धारण करने चाहिए। तो इनको नहीं धारण करेंगे तो हमारा जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। एंड वो बाय मिस्टेक हमारी जो टिश्यूज़ को भी डैमेज करने लगे, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो गठिया होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, अर्लियर सिम्टम्स तो ये होते हैं कि ये सबसे पहले हमारे स्मॉल जॉइंट्स, जो कि फिंगर एंड टोज़ के जॉइंट्स होते हैं, उनको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसमें स्टिफनेस होती है, रेडनेस होती है, इन्फ्लामेशन होती है, टेंडरनेस, मतलब कि हाथ लगाते पेन होने लगती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं। स्टार्टिंग में कभी आपको फीवर आएगा, कभी नहीं आएगा। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, हमारी भूख कम हो जाती है और ईज़िली कम काम किए या बिना काम किए ही हमें थकावट महसूस होने लगती है। और ये जो स्टिफनेस होती है मॉर्निंग टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप लंबे टाइम तक कोई काम ना करें तो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ इनएक्टिविटी ये स्टिफनेस बढ़ जाती है। रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो आपको ब्लड टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। ठीक है, गठिया में जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो है ESR, CRP, RA फैक्टर एंड CCP एंटीबॉडीज़, ANA यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए, एक चीज़ तो है, कई पेशेंट्स में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट उनके ये जो ब्लड टेस्ट हैं वो नॉर्मल होते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट होते हैं। एंड कई पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं होता, बट उनकी रिपोर्ट्स जो है, ये टेस्ट बहुत ही ख़राब रिपोर्ट आती है। तो इसका एक ही इलाज है, अगर आपको सिम्टम्स आते हैं तो आपको तुरंत ही अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल, जो मैं आगे बताऊंगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इलाज की देरी हुई तो वो कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं।
इसमें सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण या फिर आप गठिया को ठीक करने के लिए जो दवा ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, उसके कारण में भी, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के यानी कि बोन्स में से कैल्शियम की डेंसिटी कम होने के चांसेस रहते हैं, जिससे बोन बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, थोड़ी सी ठोकर लगने पर भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। एंड मेनली इसमें बोन की डेंसिटी कम होने लगती है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नोड्यूल्स का होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लंबे टाइम तक अगर हम इलाज नहीं करवा रहे हैं, उपेक्षा यानी कि बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम जो दवा खा रहे हैं उसका कोई असर नहीं हो रहा है, तो हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जैसे कि एल्बो हो गया, वहाँ पे टिश्यू नोड्स मतलब मांस की गांठें होने लगती हैं, ठीक है। और थर्ड कॉम्प्लिकेशन है कि हमारे जो आइज़ में और माउथ में ड्राइनेस होने लगती है, जिसे हम सजोग्रेन सिंड्रोम भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी इन्फेक्शन। देखिए जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम, हमने पहले ही कहा, बता दिया आपको कि वो वीक हो जाता है, ठीक है, और हमारे ही बॉडी को डिस्टर्ब करने लगता है। तो इम्यून सिस्टम वीक है एंड प्लस मेडिकेशंस जो हैं वो उसको और ज़्यादा वीक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें इन्फेक्शंस होने लगते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होने लगते हैं, रिकरेंट बार बार होने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में स्पेशली निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन प्रिकॉशनरी तौर पर लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो वैक्सीनेशंस की सलाह भी दी जाती है इसमें। एंड नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए हमारी रिस्ट में एक टनल जैसे मतलब डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर से कुछ नसें निकलती हैं। तो जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पहले बताया कि मल्टीपल जॉइंट्स में होता है, तो अगर ये रिस्ट को इफ़ेक्ट करता है तो रिस्ट में स्वेलिंग होती है, जिसके कारण वहाँ की जो नर्व्स होती हैं उसमें कंप्रेशन हो जाता है। वो स्वेलिंग जो है वहाँ की नर्व्स को कंप्रेस कर देती हैं। ये नर्व सप्लाई होती है आपके हाथ की आपके हैंड एंड फिंगर्स की, ठीक है। तो फिंगर्स में ये जो नर्व सप्लाई होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जब कंप्रेशन होने लगता है तो वहाँ पे पेन होती है, नंबनेस होने लगती है, एंड इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। एंड इसके अलावा हमारे जो अंदर हार्ट को सप्लाई करने वाली कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं वो हार्ड होने लगती हैं, ठीक है, जिसके कारण मरीज़ को कई तरह के कार्डियक इश्यूज आ जाते हैं। लंग्स में कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है कि लंग्स के टिश्यू में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आने लगती है, फाइब्रोसिस होने लगती है, श्रिंकिंग होने लगती है लंग्स के टिश्यू की, जिससे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ को आ सकती है, यदि लंबे टाइम तक अगर वो इस बीमारी को पहचान नहीं पाता या पहचान कर भी उसकी उपेक्षा करता है। इसके बाद हम बात करेंगे संप्राप्ति यानी कि पैथोलॉजी की। मतलब ये डिज़ीज़ जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे शरीर के अंदर कैसे उत्पन्न होता है। देखिए जब हमने निदान का सेवन किया, मतलब हमने कारणों का सेवन किया, मैं थोड़ी लेमैन लैंग्वेज में भी बता रही हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ साथ जनरल पब्लिक के लिए भी है, ताकि वो देख सके, समझ सके एंड उनको इससे फ़ायदा हो सके। तो ये जो हमने कोई भी फैक्टर लगा लीजिए, कोई भी कारण होता है, चाहे वो विरुद्ध आहार हो, चाहे स्ट्रेस फैक्टर हो या ओवरवेट हो, ये सब जो कारण होते हैं, यदि इनका हमने सेवन किया तो हमारे जो टिश्यूज़ जो होते हैं वो दूषित यानी कि डैमेज होने लगते हैं, जिससे हमारी जो पाचक अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है, मतलब डाइजेस्टिव फायर स्लो हो जाती है। जो भी हमने खाया पिया होता है वो उसको ठीक से पचा नहीं पाती, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ऐसे ही हमारे शरीर में पड़ा रहता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक जब वो फूड अंदर ही रहता है तो उसको आम बोलते हैं, मतलब टॉक्सिन्स बोलते हैं, टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण जो वायु होती है वो कुपित हो जाती है, प्रकोपित हो जाती है, एंड कहने का मतलब वात दोष आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो आम को, टॉक्सिन्स को अपनी जगह से, मतलब इंटेस्टाइन में से हटाकर कफ के स्थान पर ले जाता है, मतलब जॉइंट्स में ले जाता है। आयुर्वेद में इसको कहेंगे कि कोष्ठ से हटाकर शाखा में ले जाता है, जिसके कारण शाखाओं में जब लेकर जाता है तो हमारे बॉडी के सारे बॉडी चैनल्स जो होते हैं, जिसको हम आयुर्वेद में स्रोत कहते हैं,
वो बंद हो जाते हैं एंड देन स्टार्ट होती है प्रॉब्लम जॉइंट में पेन्स एंड इन्फ्लामेशन की। तो बेसिकली जो वायु होता है हमारे गट से, ये जो आम है टॉक्सिन्स है, इनको उठाकर कफ के स्थान यानी कि जॉइंट्स में ले जा करके उसको वहाँ पे संचित यानी कि एक्यूमुलेट कर देता है। ठीक है, वहाँ पे वो पड़ी रहती हैं टॉक्सिन्स जॉइंट्स में, जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं एंड देन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स को उत्पन्न करती हैं। तो इसमें हमने जो लाइफस्टाइल और जो डाइट अप्लाई करनी है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आहार यानी कि डाइट के बारे में बात करूंगी कि ऐसा कौन सा आहार है, खाने पीने की क्या चीज़ें हैं जो एक गठिया के मरीज़ को नहीं खानी चाहिए। फूड दैट शुड नॉट बी टेकन बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिक पेशेंट। इसमें सबसे पहले आ जाता है फर्मेंटेड फूड, जैसे कि इडली हो गया, डोसा, ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स एंड देन डायरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी वात और कफ ये दोनों दोष इन्वॉल्व हैं एंड बॉडी के चैनल्स भी ब्लॉक्ड हैं। तो ऐसे में हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जो पचाने में बहुत, अग्नि भी मंद है तो पचाने में बहुत हैवी होते हैं एंड चिकनाई से युक्त होते हैं, तो ऐसे में हमें ये डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, मलाई हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, दही हो गया। आप कभी भी नोटिस करेंगे यदि आप ये सब प्रोडक्ट्स एक दिन के लिए भी, एक बार के लिए भी इनका सेवन करेंगे तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आपको जॉइंट पेन होना फिर से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पल्सेस, जो दालें होती हैं, ठीक है, कहने का मतलब हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो दालों में प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा होता है, ये पल्सेस हमें सेवन नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो संस्कार विरुद्ध, मतलब जिस तरीके से ये प्रोसेस्ड होती हैं वो मतलब कि गलत तरीका होता है, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने के कारण क्या होता है कि ये ओवर कुक्ड हो जाती हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न ये है कि ये जो है 7 to 8 आवर्स में डाइजेस्ट होती हैं। तो एक तो मुश्किल से पचाना, ठीक है, ऑलरेडी अग्नि मंद है। दूसरा हाई प्रोटीन लेवल, ठीक है, जिसके कारण ये मुश्किल से पचती हैं। एंड तीसरा है कि हमें ओवर कुक्ड यानी कि संस्कार विरुद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो फूड की प्रोसेसिंग गलत हो रही है, ओवर कुक्ड फूड हो रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हमें, प्रोटीन का स्ट्रक्चर टूटता नहीं है, वो केमिकल कॉम्पोजिशन वैसे का वैसा ही रह जाता है। नेक्स्ट इज़ जो फूड हमें अवॉइड करना चाहिए वो है गेहूँ। देखिए, गेहूँ जो है ऑलरेडी गठिया के मरीज़ में स्रोत अवरोध हैं, बॉडी चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। तो ऐसे केस में जो गेहूँ होता है हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, स्रोतों को और अवरोध कर सकता है एंड पचने में भी ये 8 से 12 घंटे लेता है। तो गठिया के रोगी में गेहूँ जो है स्रोत अवरोध को और बढ़ाएगा, इन्फ्लामेशन को और बढ़ाएगा, खून को और गाढ़ा करेगा। तो गेहूँ जो है दिन में 2 टाइम लेना चाहिए या 1 टाइम लेना चाहिए, उसकी जगह क्या ले सकते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। एंड और जो फूड अवॉइड करना चाहिए वो है बीन्स, ठीक है, कैफ़ीन मतलब टी एंड कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, सोडा, चॉकलेट, टबैको, अल्कोहल, फ्राइड फूड, खट्टे पदार्थ मतलब सिट्रस फूड, रिफाइंड सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, रिफाइंड शुगर एंड तरबूज। फ्रूट्स में आपको तरबूज अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये ठंडी तहसीर का होता है। गन्ने का रस अवॉइड करना चाहिए, ठंडी तहसीर का होता है। तो हमें खाना क्या चाहिए? तो चलिए बात करते हैं ऐसी डाइट की जो हमें लेनी चाहिए। व्हाट टू ईट? हाई फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट फूड हमें लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी चैनल्स जो है ब्लॉक्ड पड़े हैं कफ से, ठीक है। तो ऐसे केस में उन चैनल्स को क्लीन करने के लिए हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ताकि वो चैनल्स क्लीन हो एंड दोषों का फ्लो ईजिली हो सके हमारी बॉडी में। एंड एंटीऑक्सीडेंट फूड लेना चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग बन सके। इसमें आ जाता है आपका स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, ग्रेप्स, ठीक है। अनाज मैंने आपको बताया कि दिन में 2 बार या 1 बार खा सकते हैं, उसकी जगह आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, जौ की रोटी और रागी के आटे की रोटी खा सकते हैं एंड ब्लैक, रेड, ब्राउन राइस ले सकते हैं। और आप ब्राउन राइस में राइस थोड़ी सी एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उसमें डाल के एक अच्छा सा पुलाव बना के
खा सकते हैं और खिचड़ी खा सकते हैं आप, क्योंकि जो खिचड़ी है ब्राउन राइस की आपने खिचड़ी बनाई, उसमें दाल नहीं डालनी है, मैंने ऑलरेडी मना किया है दाल डालने के लिए। तो उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के आप उसको सेवन कर सकते हैं। एंड ऑयल्स में आप कौन कौन से ऑयल्स हैं जिसका आप सेफली उपयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है तिल का तेल, ठीक है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। कोल्ड प्रेस्ड जो तिल का तेल है वो वायु को कम करेगा, क्योंकि हमने मेनली वात और कफ दोष पे काम करना है, तो वात को कम करेगा, उष्णता प्रदान करेगा शरीर को, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ फ्लैक्स सीड ऑयल, ये भी हमारे शरीर को अंदर से वार्म रखेगा एंड जो आम है टॉक्सिन्स है इसको एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होगा। तीसरा है सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप जो और ऑयल्स हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल यदि आपने यूज़ करना है तो वो कुकिंग में नहीं यूज़ करना, केवल सैलड्स में जो ड्रेसिंग टॉप ड्रेसिंग होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं। देसी गाय का घी जो है इसमें आप वेजिटेबल कुक कर सकते हैं, ठीक है, और आटा गूंदते समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी जो देसी गायें होती है मतलब देसी गाय का जो घृत होता है ये सुपाच्य होता है, वातनाशक सर्वश्रेष्ठ औषध माना गया है इसको, ठीक है। ये धातुओं का भी पोषण करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है सुना है अभी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेनली टिश्यू डैमेज होते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस में ये बहुत अच्छा होता है। एंड नेक्स्ट जो आप ले सकते हैं वो है वेजिटेबल सूप्स, ठीक है। वेजिटेबल सूप्स में ये क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसमें हम जो सब्जियां हैं वो कौन सी यूज़ कर सकते हैं। होममेड सूप जो होते हैं, आपने बाज़ार का सूप नहीं लेना, उसमें जो प्रिजर्वेटिव होगा वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो होममेड वेजिटेबल सूप में हम लौकी, तोरी, टिंडा, ये सब फ्रेश वेजिटेबल्स जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हैं वो ले सकते हैं। इनको जो है बॉईल कर सकते हैं पानी में एंड देन आप आधे से 1 चम्मच गाय का घी उसमें ऐड करके, काली मिर्च, काला नमक ऐड करके इसका सेवन कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी को अंदर से वार्म रखेगा, हीलिंग करेगा टिश्यूज़ की, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। एंड नेक्स्ट इज स्प्राउट्स। देखिए स्प्राउट्स खाने तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गठिया के रोगी के लिए जहाँ उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, तो मैं जो पल्सिस के स्प्राउट्स हैं वो खाने के लिए बिल्कुल अवॉइड करूँगी, क्योंकि ये जो पल्सिस हैं इसमें हाई प्रोटीन लेवल होता है, पचाने मुश्किल होते हैं। चने के स्प्राउट्स ये सब नहीं लेने हैं आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, मेथी स्प्राउट्स ले सकते हैं, अल्फ़ा सीड्स स्प्राउट ले सकते हैं, मूली के सीड्स के स्प्राउट ले सकते हैं, कैरेट स्प्राउट्स ले सकते हैं, अनियन जो होता है प्याज के बीज का स्प्राउट ले सकते हैं। बहुत सारा ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल रहता है जिसमें बताते हैं कि इसके स्प्राउट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको बनाइए एंड उसका सेवन करिए, फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा नेचुरल वे में आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी गठिया के रोगी में रहता ही है, तो इसको पूरा करने के लिए आप वेजिटेबल सीड स्प्राउट ज़रूर अपने डाइट में इन्वॉल्व करिए। एंड फ्रूट्स में मैंने आपको वैसे फ्रूट्स पहले बताए हैं। देखिए फ्रूट्स जो है इसमें एप्पल, ग्रेप, पपाया, आप सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, बट तरबूज जो है आपको नहीं खाना है, ठीक है। एंड रिफाइंड शुगर जो मैंने आपको मना की थी, तो उसकी जगह फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नेचुरल शुगर रहती है, ग्लूकोज नेचुरल वे में रहता है जो आपको प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड नट्स में आप नट्स ले सकते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, वॉलनट हो गया, किशमिश है, पिस्ता है, बट आपने ये जो नट्स हैं पानी में रात को सोक करके ओवरनाइट फिर सुबह लेने हैं, डायरेक्टली नहीं लेने हैं। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड हैं, ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, तो ऐसे केस में आप नट्स जो हैं हफ्ते में 1 से 2 बार ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अग्नि मंद रहती है, तो आपको ये जो नट्स होते हैं ये पचाने मुश्किल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी जो जूस है, अब जूस कौन सा लेंगे। देखिए हीलिंग प्रोसेस के लिए जो सबसे अच्छा जूस है वो है ऐश कॉर्ड, यानी कि पेठे का जूस। पेठे का जूस जो आपने मॉर्निंग में थोड़ा सा काली मिर्च, काला नमक डाल के आपको लेना चाहिए, सफ़ेद पेठे का जूस, ये बहुत अच्छा होता है एंड हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है। सेकंड ऑप्शन आपके लिए आ जाता है, आप एप्पल, स्पिनच, उसमें जीरा, पुदीना, कुकुम्बर ये सब मिक्स करके ले सकते हैं। थर्ड इज़ सेलरी जूस ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आ जाता है कि
आप कैरेट, एप्पल, बीटरूट, पोमग्रेनेट इन सबको मिक्स करके जो जूसर में जूस निकाल के एक गिलास जूस पी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है। ऑप्शन क्या मतलब कि आपको इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, अगर आप इस बीमारी को सीरियसली ठीक करना चाहते हैं तो नेक्स्ट है कि आपको लेनी है ग्रीन टी। ग्रीन टी में आप क्या क्या डाल सकते हैं, तुलसी और जिंजर डाल सकते हैं, क्लोव डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, जैगरी डाल सकते हैं। इन सबको मिक्स करके आपको ग्रीन टी लेनी है। आपको नॉर्मल टी अवॉइड करनी है क्योंकि उसमें दूध, चीनी, पत्ती सब एक साथ डलते हैं, जो कि एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन होता है। स्पेशली वो नॉर्मल लोगों को तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिसको ऑलरेडी गठिया है उसके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगा। तो ये सब आपको नहीं लेना है। जो नॉर्मल टी एंड कॉफ़ी है, इसमें कैफ़ीन जो होता है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और आपकी बोन्स की डेंसिटी को ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने आपको पहले बताया वो उत्पन्न करता है। मतलब बोन्स में से आपके न्यूट्रिशन को, कैल्शियम को निकाल लेता है एंड बोन्स को फ्रेजाइल बना देता है, हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है। तो टी एंड कॉफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, आप हर्बल टी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इंडिविजुअली इन डिटेल बताया कि कौन सा फूड लेना चाहिए, कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपसे शेयर करूँगी डाइट चार्ट। देखिए, डाइट चार्ट में एक गठिया के मरीज़ को सबसे पहले सुबह उठ के 7:30 AM ग्रीन जूस लेना चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको शेयर किया। कई ऑप्शंस मैंने शेयर किए ग्रीन जूस के, सैलरी जूस वगैरह। फिर उसके बाद दूसरा इसमें ऑप्शन आ जाता है, आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली इक्वली न्यूट्रिशियस। और जहाँ तक मैं कोकोनट की बात करूँगी, देखिए कोकोनट खाने के लिए मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि खाने में ये न्यूट्रिशियस तो बहुत होता है लेकिन थोड़ा सा हैवी होता है डाइजेशन के लिए। तो इसीलिए अगर आप हीलिंग स्टेज में हैं तो आपको कोकोनट खाना नहीं चाहिए। बट मॉर्निंग में आपको कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप, या फिर ग्रीन जूस ले सकते हैं। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपने 9:30 टू 10 AM के बीच में ब्रेकफास्ट जो करना है, इसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं और वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स का ऑप्शन हो गया एंड वेजिटेबल्स जो सॉटे करके आप वेजिटेबल्स होता है उसका ऑप्शन हो गया। या फिर आप जो है बीट रूट का चिल्ला ले सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं, हरी चटनी जो पुदीने और धनिए की चटनी होती है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टाइम मील का, मतलब कि 1:30 अराउंड, मतलब 1:30 के आसपास आपने क्या मील लेनी है, आपने ग्रीन मील लेनी है, जिसमें आपने आप उपमा ले सकते हैं जिसमें खूब सारे वेजिटेबल्स हों, ठीक है। बीन्स नहीं होने चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। एंड ब्राउन राइस पुलाव जो मैंने आपको बताया था वो आप ले सकते हैं। और फिर इसमें अगर आप ब्राउन राइस बनाते हैं तो आपने 1 कप राइस में 3 कप वेजिटेबल डालने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ कि आपको शाम को 6 बजे क्या लेना है, 6 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए, जो कि आपकी अग्नि के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। शाम को आपने सूप्स, जो मैंने आपको वेजिटेबल सूप्स बताए हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हो गया, कैरेट, बीटरूट, पोटैटो, ये सब आप ले सकते हैं। और सूप्स भी लेना है एंड 1 बाउल आपको सैलड लेना है। कोशिश करिएगा कि जो मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसमें भी 1 बाउल सॉटे वेजिटेबल एंड 1 बाउल फ्रूट का हो। एंड शाम को आप डिनर में भी सूप एंड सैलड्स ही लें, थोड़ा हल्का डिनर लेना है ताकि वो अच्छे से पच जाए। जो आपका लंच होगा वही आपका मेन मील होगा, जिसमें आप ब्राउन राइस पुलाव ले सकते हैं, बाजरे की रोटी ले सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल के साथ उपमा ले सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको चिल्ला बताया है, बीट रूट चिल्ला और मूंग दाल चिल्ला, ये आप लंच में भी ले सकते हैं यदि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम विहार यानी कि लाइफस्टाइल क्या अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है योगा का। योगा से आपके बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स्ड रहेंगे एंड आपकी बॉडी एंड जॉइंट्स की एक्सरसाइज भी होती रहेगी। देखिए, जो आम बात है यानी कि गठिया के रोग में जो पेशेंट होता है वो ग्रेजुअली डिप्रेस्ड होता जाता है, क्योंकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत मुश्किल से कर पाता है। तो ऐसे केस में योगा में एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि
आप पहले सीख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पहले सीखने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड देन अपनी रूटीन में इनको डालना चाहिए। जैसे कि शवासना, ठीक है, इसमें डीप ब्रीदिंग जब आप करेंगे तो डीप स्लीप में जब आप जाएंगे तो आपकी बॉडी की टॉक्सिन्स जो है धीरे धीरे एलिमिनेट यानी कि रिमूव होती जाएंगी। एंड सेकेंड इज़ कि यष्टिक आसना, थर्ड पर्वत आसना और भद्र आसना एंड हस्त पंगुष्ठ आसना, और इसके अलावा प्राणायाम एंड ओम चैंटिंग, जिसमें ऐसी वाइब्स निकलती हैं ओम चैंट करते टाइम जो कि हमारी ब्रेन को एक सिग्नल देती है एक हैप्पी हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होते हैं जिससे हमारे माइंड को, बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है और एक अच्छी फीलिंग आती है। एंड त्राटका कर सकते हैं, कैंडल गेजिंग, जिससे आप अपना ध्यान पूरा एक कैंडल पे ही लगाएंगे, जिससे आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा और आपका फोकस बढ़ेगा एंड आपका माइंड रिलैक्स होगा, ठीक है। और आचार में आप क्या कर सकते हैं, आचार मतलब कि इसमें आ जाता है कि आपको अपनी कोई भी डोज जो है, मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, डोज मिस नहीं करनी है, रेगुलर अपनी डोजेस लेनी है, डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस फॉलो करनी है और आपको रेस्ट लेना है। लेकिन रेस्ट के साथ आपको एक्टिव भी रहना है ताकि आपकी जॉइंट की एक्सरसाइज होती रहे, आपका जॉइंट में स्टिफनेस ना हो, आपका जॉइंट जाम ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आराम करने से आपका जॉइंट अफेक्ट और ज़्यादा हो सकता है। विचार में क्या कर सकते हैं, देखिए इमोशनल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं, दे प्ले अ मेजर रोल इन हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। पहले तो अपनी कंडीशन को आप एक्सेप्ट करिए कि आपको गठिया है और आपको जो स्ट्रेस हो रहा है आप लर्न करिए, लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए एंड एक एटीट्यूड डेवलप करिए कि ठीक है, अगर घटिया है तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ एंड मुझे अब इसको ठीक करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड जो है वो डेवलप करिए, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि शुक्रिया करना चाहिए भगवान को कि उन्होंने ये ज़िंदगी दी है, हर चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए कि हमें एक मौका मिला है अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करने का। यदि हम कोई भी डाइट ले रहे हैं जो मैंने बताई है गठिया को ठीक करने के लिए, उस डाइट को लेने से पहले अपने मन को पॉजिटिविटी से भर के कि ये डाइट जो है मुझे ठीक करेगी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, थैंक यू बोलना चाहिए मदर नेचर को उसको कंज्यूम करने से पहले। तो ये एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो बीमारी अपने आप ही ठीक होने लगेगी, आपका जो शरीर है वो हीलिंग प्रोसेस में खुद ब खुद ही चला जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें एंड हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं सोसाइटी की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, वो समझें एंड ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इससे आपका हीलिंग प्रोसेस और तेज़ी से होगा। दोस्तों, जब आप ये सारी चीज़ें सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट बहुत कम टाइम में मिलने लगते हैं। अब चलते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा की तरफ। आयुर्वेद में हम गठिया को कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो है निदान परिवर्जन, मतलब कि जो कारण है जिसके कारण आपको लगता है कि आपको गठिया हुआ है, उन कारणों का सेवन नहीं करना है, ठीक है, उन कारणों को अवॉइड करना है। सेकंड इसकी, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि बॉडी के चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं इसमें और स्त्रोत अवरोध हो जाते हैं, तो हमने लंघन करवाना है। फिर दीपन पाचन चिकित्सा देते हैं हम रोगी को। थर्ड इसकी पंचकर्मा में इसमें क्या रहता है, स्वेदन वस्ति एंड विरेचन, जो कि आपको अपने पंचकर्मा स्पेशलिस्ट से परामर्श करके चिकित्सा करवानी चाहिए। और जो औषध इसमें रहती है, क्योंकि कफ दोष प्रकोपित रहता है, तो कटु तिक्त उष्ण लघु तीक्ष्ण औषध का सेवन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे आयुर्वेद चिकित्सा का इसमें प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वेदन मतलब कि जो सेक होता है गठिया के रोगी को, जो हमने देना होता है वो हमने रूक्ष स्वेदन देना होता है। मतलब कि हमने ऐसा नहीं है कि तेल की मालिश करी है फिर उसके बाद हमने सेक देना है, नो, हमने उसको जो है बालू का स्वेद देना है। मतलब कि एक पोटली में एक रेत होती है, उसको गर्म करके एक पोटली में भर लेना है एंड देन फिर उससे हमने उसके जॉइंट्स को सेक देना है, दैट इज़ कॉल्ड बालका स्वेद। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि उस पोटली में जो रेत भरी है उसमें हम सेंधा नमक जो है मिक्स कर सकते हैं। सेकंड जो
ट्रीटमेंट आता है उसमें क्या है, उपनास वेद। उपनास वेद में हम क्या करेंगे, जो एरंड का तेल है उसमें हम निर्गुंडी के पत्तों को भून के फिर उसकी बैंडेज करते हैं। उन पत्तों को, भुने हुए पत्तों को पेशेंट के जॉइंट पर रख के ऊपर से हम बैंडेज कर देते हैं। इसमें यदि हम तेल की मालिश करेंगे इस रोग में तो ये पेन और ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हम लोग विषकर्भ तेल या महाविषकर्भ तेल प्रयोग कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एंड दीपन पाचन चिकित्सा मतलब कि जिससे अग्नि दीप्त हो जाए, बढ़ जाए एंड अग्नि आहार को पचा भी सके एंड पेन भी कम हो, इन्फ्लामेशन कम हो, तो उसमें हमने सबसे जो अच्छी औषध बताई गई है वो है सौंठ, ठीक है। सौंठ को विश्व भेषज भी कहा जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो पंचकोल से सिद्ध जल होता है, मतलब कि पानी जो है उसमें पंचकोल डालना है, ठीक है। उस पंचकोल के जो 5 द्रव्य हैं वो डाल के आपने उसको बॉईल करना है एंड पेशेंट को पीने को देना है। एंड इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इम्यूनिटी में हमें काम करना ही पड़ेगा अगर गठिया को ठीक करना है, तो उसमें हम गिलोय का क्वाथ पी सकते हैं, ठीक है। गिलोय का क्वाथ जो है इसमें हमने 2 कप वाटर लेना है और इसमें गिलोय डालकर इसको उबालना है। जब ये आधा कप रह जाएगा तो हमने पेशेंट को दे देना है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन भी रहती है पेशेंट को, तो हम इसमें 1 चम्मच हम कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वाथ जो होता है ये वात और कफ, गिलोय जो है वात और कफ को शांत करती है, क्योंकि ये रस में कटु होती है, दिमाग में मधुर होती है एंड वीर्य इसका उष्ण होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कब्ज है तो ऐसे में हमने उसको गर्म जल में 2 चम्मच रात को कैस्टर ऑयल मिक्स करके हम उसको दे सकते हैं। लेप की अगर बात करें तो हम दशांग लेप का प्रयोग कर सकते हैं, सिंधुवार मतलब कि निर्गुंडी पत्र लेप का प्रयोग कर सकते हैं, या शतपुष्पा लेप प्रयोग कर सकते हैं। तेल में मैंने आपको बताया कि सैंधवादी तेल है, महाविषकर्भ तेल, पंचगुण तेल, प्रसारणी तेल का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। एंड आसव अरिष्ट में दशमूल, क्वाथ, अमृता अरिष्ट, पुनर्नवा आसव इनका प्रयोग कर सकते हैं। गूगल में सिंहनाद गूगल एंड त्रियोदशांग गूगल, वातारी गूगल और योगराज गूगल इनका प्रयोग कर सकते हैं। एंड वटी में अग्नितुंडी वटी, रसोन वटी, आम्बतारी वटी, चित्रकादि वटी का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए जो सौंठ होती है बहुत ही अच्छा द्रव्य है। आप गिलोय के क्वाथ बनाते टाइम भी सौंठ को प्रयोग कर सकते हैं। यत किंचित लाघव करम देहे तत् लंघम स्मृतम, ठीक है। तो लंघन कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आम दोष जो है उसका पाचन हो सके, मतलब लंघन करवाया। उसके बाद दीपन, अग्नि को दीप्त करने वाली चिकित्सा दी है, जिसमें आपने सौंठ, पंचकोल से जल ये सब दे दिया। और फिर पाचक चिकित्सा करनी है, जिसमें आपने वटी जो है अग्नितुंडी वटी, रसौन वटी ये सब दे सकते हैं। यदि आप चिकित्सा करते हैं मरीज़ की तो जो मैंने बताया तो उसमें से जो वटियाँ हैं इसमें से कोई एक वटी दे सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस है गूगल में, वटी के साथ गूगल देना है, आसव वरिष्ठ भी साथ में देना है, लेप का एडवाइस भी करना है, बाल का स्वेद भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है साथ साथ चलता है सारा ट्रीटमेंट। तो ये सारा ट्रीटमेंट आप पेशेंट को दे सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो डाइट है एंड लाइफस्टाइल है वो फॉलो करवाना मत भूलिए, क्योंकि बिना उसके आपकी चिकित्सा नहीं काम करेगी। पेशेंट को अंदर से जो हीलिंग प्रोसेस है वो डाइट से ही मिल सकता है, प्रॉपर राइट डाइट से एंड राइट लाइफस्टाइल से। क्योंकि दवा खाने से वो हील तो होगा, लेकिन जब रॉन्ग डाइट खाएगा तो वो दवा भी असर करना बंद कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, आहार विचार, आचार और विहार ये सब क्या होना चाहिए। एंड इसको अप्लाई करिए। आई एम वेरी श्योर अगले आने वाले 3 महीनों में आप इस रोग से मुक्त होंगे। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए यदि आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए, और रोगों पर आपको वीडियोस चाहिए, कंप्लीट नॉलेज चाहिए, और प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से वो वीडियो बनी हुई हो, ऐसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही हो। नमस्कार। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। नमस्कार।